इस वीडियो को देखने के बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड कलर कोड्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेंगे एक सिंगल वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, यानी किसी पॉइंट से पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो हुआ। यह एक स्केलर क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस करंट यानी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर करंट की क्या वैल्यू होगी, डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करते हैं। इसे इंटीग्रेट करके हमें फ्लो ऑफ चार्ज मिल जाता है टाइम t1 एंड t2 के बीच में। इससे हमें यह भी पता लगता है कि फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा Q करंट I एंड टाइम t के ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व होता है टाइम t1 एंड t2 के बीच। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, जब कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में स्लोली मूव करने लगते हैं विद ए वेलोसिटी vd, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसीलिए करंट भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होता है। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड भी होते हैं और कोलिजन्स के बीच का एवरेज टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस फॉर्मूले से दी जाती है, जहां E इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है और m उसका मास है। करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में भी इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। यहां A सिलेंड्रिकल कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। करंट के लिए एक और टर्म डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी, इसे J से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन E वेक्टर के अलोंग होती है। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस को आप फ्रिक्शन की तरह समझें। जैसे फ्रिक्शन किसी बॉडी के मूवमेंट को अपोज करता है, वैसे ही रेजिस्टेंस फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट को अपोज करता है। किसी वायर का रेजिस्टेंस उसके मटेरियल यानी उस मटेरियल में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर पाते हैं और उस वायर की शेप पर डिपेंड करता है। इसीलिए हर मटेरियल के लिए एक वैल्यू होती है जिसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देते हैं इस इक्वेशन से, जहां L वायर की लेंथ है और A उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं और इसीलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। नए रेजिस्टेंस की वैल्यू इस फॉर्मूले से दी जाती है। यहां अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है और R0 रेजिस्टेंस है T0 टेम्परेचर पर। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कुछ मेटल्स या कंडक्टर्स या सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनसे पास होने वाला करंट प्रोपोर्शनल होता है उन पर लगाए पोटेंशियल डिफरेंस के। यहां से हमें मिलता है V इक्वल्स टू IR, जहां R मटेरियल का रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस R V एंड I के ग्राफ का स्लोप होता है। यह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से निकलती है। मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसीलिए इस ग्राफ में हायर टेम्परेचर के लिए स्लोप भी हायर होगा। अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स के दो लॉज हैं। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, जो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर। सर्किट में किसी भी पॉइंट पर या किसी जंक्शन पर जितना करंट अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। और दूसरा लॉ है किरचॉफ्स लूप लॉ, जो बेस्ड है इस फैक्ट पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है, या ये भी कह सकते हैं कि ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। यानी जिस पॉइंट से हम स्टार्ट हुए और वापस उसी पॉइंट पर आ गए तो पोटेंशियल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम हैं। अगर सर्किट्स में देखें तो किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा।
हमने देखा था कि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, इसीलिए इस डायग्राम में इक्वेशन ऐसे लिखेंगे और इस डायग्राम में ऐसे। दिए गए सर्किट में किरचॉफ लूप लॉ ऐसे लगाएंगे। करंट की कोई भी एक डायरेक्शन मान लें, IR की टर्म्स हमेशा नेगेटिव लेनी है, और अगर बैटरी की बड़ी लाइन के अंदर करंट जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर बैटरी की बड़ी लाइन के बाहर करंट निकल रहा है तो ऐड करना है। एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। अगर सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है तो उन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, और किसी पॉइंट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। सर्किट में वो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं जो एक के बाद एक सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं, ताकि करंट का उनके थ्रू जाने का एक ही रास्ता हो, यानी हर रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो होगा। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड करके आता है। सर्किट में वो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होते हैं जिनकी हेड्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं और टेल्स भी एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ताकि सभी रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। इस केस में R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल बाकी सभी रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल वैल्यूज को ऐड करके मिलती है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं। सबसे पहले पावर समझते हैं। पावर बताती है कि एनर्जी किस रेट से ट्रांसफर हो रही है। पावर को हम लिख सकते हैं डेल्टा U डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा U की वैल्यू होती है V टाइम्स डेल्टा Q, और डेल्टा Q बाय डेल्टा T की वैल्यू होती है I। तो पावर को हम लिख सकते हैं V टाइम्स I, या फिर अगर V की जगह IR रखें जो कि ओम्स लॉ से मिलता है, तो पावर होती है I स्क्वायर R, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। एक रजिस्टर में पावर हमेशा डिसिपेट होती है। रजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस होती है इन टाइम t, उसका फॉर्मूला है H इक्वल्स टू पावर टाइम्स टाइम, या इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो वैल्यूज हमने पावर की पहले देखी थी वो यहां रिप्लेस कर दें तो हमें हीट प्रोड्यूस्ड मिल जाएगी। अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की, एंड इसे कैसे वोल्ट मीटर एंड एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट गैल्वेनोमीटर की कॉइल को रोटेट करता है, और रोटेशन का एंगल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा करंट पास हो रहा होगा उतनी ही ज्यादा कॉइल रोटेट होगी, और उतना ही ज्यादा डायल डिफ्लेक्ट होगा राइट साइड में। जब डायल फुल डिफ्लेक्ट हो जाएगा उस वक्त जो करंट पास होता है उसे IG से डिनोट करते हैं। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस कैपिटल G माने तो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा IG टाइम्स कैपिटल G। अगर इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है ताकि हम किसी भी सर्किट में करंट मेजर कर सकें, तो एक स्मॉल रेजिस्टेंस S, जिसे शंट कहते हैं, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाना होगा, और अब ये रिजल्टिंग एमीटर किसी भी सर्किट में करंट I तक, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट I तक मेजर कर सकता है। जो शंट हमने लगाया है पैरेलल में उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है और इस इक्वेशन से पता लगाई जा सकती है। अगर किसी सर्किट में पोटेंशियल मेजर करना है दो पॉइंट्स के बीच तो वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर बनता है गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कैपिटल R लगाकर। रिजल्टिंग वोल्ट मीटर अब मैक्सिमम या फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर V वोल्टेज तक मेजर कर सकता है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है और इस इक्वेशन से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर काम आता है अननोन EMF या अननोन रेजिस्टेंस को पता लगाने के लिए। पोटेंशियोमीटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वायर, जिसकी रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है उसकी लेंथ के। इस वायर से पहले एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसका EMF E1 है। उसके बाद एक दूसरा बैटरी कनेक्ट करते हैं जिसका EMF E2 है, बट एक एंड ही सर्किट में फिक्स्ड है, दूसरा एंड वायर पर मूव कर सकता है। इस पॉइंट को C मान लेते हैं। अब पहले E2 वाली बैटरी से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं करंट मेजर करने के लिए। इस वायर पर एक पॉइंट C ऐसा होगा जिस पर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगा। उस पॉइंट के लिए लिख सकते हैं
E2 इक्वल्स टू करंट I टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ CB। I वो करंट है जो उस वक्त E1 से पास होता है। अब मान लीजिए E2 की जगह हमने एक बार एक बैटरी E के कनेक्ट करी जिसका EMF E के नोन है। अगर वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ रो है तो E के लिख सकते हैं I टाइम्स रो टाइम्स L1। यहां L1 लेंथ पर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 मेजर होता है। अब अगर एक बैटरी कनेक्ट करें जिसका EMF EU है यानी अननोन है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए लिख सकते हैं I टाइम्स रो टाइम्स L2। यहां L2 लेंथ पर गैल्वेनोमीटर 0 करंट मेजर करता है। इस तरह हम दोनों का रेशियो लेकर अननोन EMF कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर इस अननोन बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता लगाना है तो EU के अक्रॉस एक नोन रेजिस्टेंस R कनेक्ट करेंगे। EU की वैल्यू हमने देखी थी I टाइम्स रो टाइम्स L2, जो रेजिस्टेंस R को कनेक्ट करने से पहले की वैल्यू है। रेजिस्टेंस R कनेक्ट करने के बाद EU वाले सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब मान लीजिए L3 लेंथ पर गैल्वेनोमीटर 0 करंट मेजर करता है, तो लिख सकते हैं V इक्वल्स टू I टाइम्स रो टाइम्स L3। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EU के बराबर नहीं होगी। दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो हमें यह फॉर्मूला मिलेगा। EU वाले सर्किट में करंट की वैल्यू है EU डिवाइडेड बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है V इक्वल्स टू IR। यहां पे I की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमें फाइनली बैटरी का जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ्स की और नॉन रेजिस्टेंस की टर्म में मिल जाएगा। अब बात करते हैं मीटर ब्रिज की, जो व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर काम करता है। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल कहता है कि अगर सर्किट में 4 रेजिस्टेंसेस ऐसे कनेक्टेड हैं कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो ये ब्रिज बैलेंस्ड है और हम लिख सकते हैं VB इक्वल्स टू VD, और इसलिए हमें बैलेंस्ड कंडीशन में रेजिस्टेंसेस के बीच में ये रिलेशन मिलता है। मीटर ब्रिज हमें किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताने में हेल्प करता है। मीटर ब्रिज में भी एक वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस भी वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हमें 4 रेजिस्टेंसेस चाहिए टू अप्लाई व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। एक रेजिस्टेंस कैपिटल R हमें नोन है और एक रेजिस्टेंस कैपिटल X अननोन है। मान लीजिए पॉइंट B पर गैल्वेनोमीटर में 0 करंट मेजर होता है, तो AB तीसरा और BC चौथा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब हम बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशंस लगाने के बाद हमें अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉन रेजिस्टेंस एंड लेंथ्स की टर्म में मिल जाती है। फाइनली हम बात करते हैं कलर कोड्स की। कार्बन रेजिस्टर्स जो कि साइज में स्मॉल होते हैं, उनका रेजिस्टेंस कलर कोड में दिया जाता है। रेजिस्टेंस करेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यह टेबल याद करनी होती है, और रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से पता लगता है। A एंड B सिंगल डिजिट्स होती हैं जो सेकंड कॉलम से पता लगती हैं, और C 10 की पावर्स में होता है जो थर्ड कॉलम से मिलता है, और लास्टली D टॉलरेंस की परसेंटेज होती है जो फोर्थ कॉलम से हमें मिलती है। कलर्स की वैल्यूज लेफ्ट से राइट रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कलर्स दिए गए हैं येलो, वायलेट, ब्राउन एंड गोल्ड, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी A के लिए येलो कलर देखेंगे टेबल में और सेकंड कॉलम की डिजिट लेंगे, यहां पर ये डिजिट होगी 4। B के लिए वायलेट कलर देखेंगे और सेकंड कॉलम की डिजिट लेंगे, यहां ये डिजिट है 7। C के लिए ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग थर्ड कॉलम की वैल्यू लेंगे जो कि है 10 टू द पावर 1, और लास्टली D के लिए गोल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग फोर्थ कॉलम की वैल्यू लेंगे जो परसेंटेज में होगी यानी कि 5%। इस तरह हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। इस तरह हमने इलेक्ट्रिक करंट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए हैं। आप अगर इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये पॉइंट्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ताकि आप हर टॉपिक का रिवीजन इजीली कर पाएं। नए वीडियोस डेली अपलोड होते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर वीडियो अपलोड होने की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। याद रहे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।